जय भीम साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और तहे दिल से इस्तकबाल। आज का दिन इतिहास में बहुत ही गौरवशाली दिन है। आज ही के दिन हमारे देश के वीर सपूत, किसान के बेटे, गरीब परिवार में जन्मे राम प्रसाद बिस्मिल के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। पूरी युवा सदन की टीम से उन्हें कोटि कोटि नमन। तो आज के दिन हमें उन सोल्जर वीरों को पढ़ना चाहिए, उनके शहादत दीवान बनाना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है साथियों, जो मैंने भी कहा आप लोगों से, कि वो किसान के बेटे थे, गरीब परिवार के बेटे थे और देश की आज़ादी में बिगुल बजाया, देश को आज़ाद कराया और 73-72 साल बाद भी आज भी उनकी आज़ादी के बाद, दीवानी के बाद, आज भी उनके परिवार के लोग, हम सब लोग, किसान भाई, मजदूर भाई, आज भी परेशान हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पिछले 1-1.25 महीने से लगातार किसान, चाहे वो हरियाणा बॉर्डर हो, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन गूंगी बहरी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। इतना नुकसान देश में हो रहा है कि अगर उसी पैसे को किसी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर लगाया जाए तो देश कितना आगे बढ़े। लेकिन जो लोग इस देश को अपना मानते नहीं हैं, उनसे हम क्या उम्मीद करें। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आज देश में सत्ता में बैठे हैं, जो नेता हैं। क्या ये देश सिर्फ 3 लोगों का है? अडानी का, अंबानी का, मोहन भागवत का? क्या आज सरकार को जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, ये देश सभी जाति धर्मों का है, खासकर हिंदू बताने का प्रयास करते हैं, हिंदुओं की दुहाई देते हैं, क्या आज उस आंदोलन में हिंदू नहीं बैठे हैं? क्या उस आंदोलन में सिख नहीं बैठे हैं? क्या उस आंदोलन में आज बौद्धिस्ट नहीं बैठे हैं? क्या उस आंदोलन में आज मुस्लिम नहीं बैठे हैं? तो ये बड़े सोचने की बात है। तो साथियों, मैं जो 3 अभी बात कही कि क्या इस देश में सिर्फ 3 लोग हिंदू हैं, अडानी, अंबानी और मोहन भागवत, जो कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, दुर्भाग्य से वही करते हैं और एक संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया लगातार पिछले कई सालों से किया जा रहा है। 1 दर्जन से ज़्यादा मेरे किसान भाई शहीद हो चुके हैं। आज तक किसी भी सरकार की मशीनरी ने उनका हाल नहीं पूछा है, उन पीड़ितों के हाल के बारे में नहीं जाना है, जो बेचारे अपने हक अधिकार की मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया है कि बिल में कमियां हैं। जब कमियां हैं तो पुनः वापस क्यों नहीं लिया जाता? तो ये हमें सोचना होगा, समझना होगा कि भविष्य में कभी ऐसा ना हो हमसे कि कोई ऐसी सरकार चुनकर आए जिसे कभी सरकार चलाने का तजुर्बा ना रहा हो और जो कभी सरकार में देश के अखंडता में विश्वास ना रखते हो। जब जब केंद्र में बीजेपी या राज्य में बीजेपी आई है, दलित मुस्लिम के दंगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए हैं, आपसी जनता को भिड़वा करके सत्ता लेने का लाभ किया है और कभी भी देश विकास की तरफ नहीं गया। अभी जो मैंने 3 सोल्जरों की बात कही, बिस्मिल्लाह खां साहब, अशफाकुल्लाह खां साहब और राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी और रोशन सिंह जी, ये कौन थे? ये हम सब के बीच में से थे, हमारे परिवार के थे, हम उनको नमन करते हैं। क्या इन्हीं चीज़ों के लिए आज़ादी देखी गई थी? ये दुर्भाग्य की बात है। मैं ज़्यादा क्या कहूँ इस सरकार पे। लगातार मैं दहेड़ प्रेरणा स्थल समर्थन किसानों को देकर आया हूँ। आज भी हमारे कुछ लोग वहाँ बैठे हैं। चिल्ला बॉर्डर पे समर्थन दिया है, गाजीपुर पे समर्थन दिया है और जो उधर के लोग हैं, हमारे सिंगू बॉर्डर साइड के लोग हैं, वो भी वहाँ लगातार लगे हुए हैं। और हमने कहा कि लड़ाई किसानों की है, तो हमें कोई पर्सनल किसी का अपना पट्टा झंडा दिखाने की जरूरत नहीं है। और मैं उन किसान भाइयों को भी नमन करूंगा, उन्होंने भी यही कहा कि ये लड़ाई किसानों की है ये लड़ाई हरीश क्रांति की है। वो हरीश क्रांति जो हरे रंग से किसानों के नाम से जानी जाती है, सब उसमें रंग में रंगने का काम करें। 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान हुआ। हम लोगों ने जगह जगह जा करके किसान भाइयों का समर्थन किया, उनकी आवाज़ बुलंद की और अपने संगठन का कोई पट्टा बिल्ला नहीं लगाया। कुछ लोग राजनीतियाँ कर रहे हैं, करने दी जाए। उसी के साथ साथ साथियों, हम किसान भाइयों के साथ साथ हैं ही हैं। और मैंने कह दिया, जो लोग समझने वाले हैं,
कि आज ये देश बिजनेसमैनों के हाथों चला गया है और लगातार सरकारी संस्थाएं बिकती जा रही हैं। और आज यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है। अगर है तो सिर्फ 3 लोग हैं, अडानी, अंबानी और मोहन भागवत। उनके इशारे पे सरकार चल रही है। वो चाहे कभी कुछ भी कर सकते हैं और हम लोग यहाँ सिर्फ बैठे रहते हैं। जो लोग अंधभक्त हैं उनकी हम बात कर नहीं सकते। जो कोई आज नहीं सुधरा, आज नहीं संभला, तो ये हमें झेलना पड़ेगा। उसी के साथ साथ साथियों, आज एक और अच्छा दिन है कि अभी कुछ ही महीने पहले, 1-1.5-2 महीने पहले, एक जिला यूपी के हाथरस में, जहां पर मिशन शक्ति का बड़ा प्रचार हो रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रचार कर रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में मिशन शक्ति 1090, महिला को 112, महिलाओं के लिए हम विशेष जो है सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। और वो सब जमीन पे धराशायी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का 1 घंटा बीतता नहीं है, कहीं तेजाब की घटना, कहीं बलात्कार की घटना, कहीं लूट की घटना, लगातार ये पर यूपी प्रदेश नहीं, ये क्राइम प्रदेश बन गया है। तो उसी में जिला हाथरस में एक बहन के साथ, बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ उसकी रेप करके उसकी हत्या हुई थी। लगातार युवा शक्ति दल ने हाथरस, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल, रोड पर प्रदर्शन किया, लाठी खाई, डंडे खाए, यहाँ तक कि मुकदमे भी लगे। खैर, उस बहन को हम इंसाफ दिलाने के लिए, और उसके साथ इतना बुरा हुआ कि वो अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया परिवार को। तो मैं धन्यवाद दूंगा उन अफसरों को जिनके अंदर ज़मीर जिंदा है, जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है। सीबीआई कोर्ट ने अभी जो है चार्जशीट दाखिल की और उसमें उन चारों आरोपियों को दोषी पाया और हत्या भी उसमें लगाई गई कि हत्या भी उन्होंने की है। और अब अगली सुनवाई जो है वो जनवरी में है। मैं बधाई दूंगा उन अफसरों को कि कम से कम आपने संविधान वह इस देश की महिलाओं के प्रति ईमानदारी दिखाई और उस केस को आपने सीबीआई अपनी एक जो बड़ी जांच होती है उसके माध्यम से उनको दोष लगा करके माननीय कोर्ट के संज्ञान में डाल दिया। अब इंतजार है हमारे उन जजों का, उनके परिवार में भी बहन बेटियां हैं, उनके परिवार में भी जो है महिलाएं हैं, कि अब इस पूरे देश की निगाहें उन पर टिकी है, वो क्या निर्णय लेते हैं और क्या चार्जशीट के बिहाव पे वो निर्णय लेते हैं। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य रहा कि इतनी बड़ी बड़ी घटना होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे हम ऐसी समाज कहते हैं, जो हल चलाता है, भट्टों पे काम करता है, कोहलुओं पे काम करता है, लेबर पर काम करता है, कंपनियों में 4th क्लास की नौकरी पे काम करता है। उसका उत्पीड़न आज भी बंद नहीं हुआ। हाथरस की या बलरामपुर की या सीतापुर की, रामपुर की, मैंने कई लगातार, चाहे वो मुरादाबाद, पीलीभीत, संभल, इन घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश या देश की सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ा और दलितों पे लगातार उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं। इसके बीच में हमें लगातार, हमने किसान भाइयों को भी समर्थन दिया और किसान भाइयों के साथ हमने जो घटनाएं घटी हैं लगातार, उन पे हम लोगों ने काम किया। इसके बीच में एक सवाल और आता है कि जो हाथरस से जुड़ी घटनाएं हैं और खास करके जो हाथरस की घटना में जो डीएम एसएसपी हैं, जो दुहाई दे रहे थे कि हत्या नहीं हुई है, रेप नहीं हुआ है और जबरन जो है उस बहन का अंतिम संस्कार बिगैर परिवार के अनुमति के कर दिया गया। क्या अब डीएम एसएसपी कार्रवाई कब होगी? कब उन पे जो है 302 का मुकदमा कायम होगा? कब उन पे जो है रेप का मुकदमा कायम होगा? कब उनको निलंबित किया जाएगा? सिर्फ कप्तान डीएम को वहां से हटाने से काम नहीं चलेगा। अब तो सीबीआई की चार्जशीट भी आ गई है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अब तो कम से कम उठ जाइए नींद से। 2 महीने पहले आपने तमाम पुलिस बल तैनात किया, जितने सामाजिक लोग या सत्ता पक्ष के लोग मिलने जा रहे थे, आप लाठी चार्ज कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, घर में नजरबंद कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे? अब तो देश की सुरक्षा जो है जांच एजेंसी है, उसने भी निर्णय दे दिया कि वो चारों आरोपी उसमें जो है वो लुप्त थे, उन्होंने रेप किया, हत्या की। तो अब तो जाकर के डीएम एसएसपी कार्रवाई कीजिए। जितना एक्शन आपने पुलिस बल वहां लगा के दिखाया, अब एक अपनी कलम का जो एक्शन दिखाइए ना वहां पर। तो साथियों, मैं इसी घटना के साथ कह रहा था कि जो लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, आप ये देखिए, बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ने आती हैं, हमारे लोग झंडे बैनर उठाते हैं पार्टियों के, अपने अपने दल को जिताने का प्रयास करते हैं और चुनाव निकल जाते हैं। लेकिन चुनाव के बाद जो रंजिश होती है वो किस कदर हो जाती है।
मध्य प्रदेश का उपचुनाव हुआ, शिवराज सिंह जो चौहान है वो मुख्यमंत्री बने, और उपचुनाव के बाद जिन दलित मेरे भाइयों ने किसी अन्य दल को वोट दी, भले ही वो सत्ता में नहीं आए, लेकिन जो सत्ता पक्ष में आए आज वो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको मार रहे, पीट रहे। ये मध्य प्रदेश की घटना है। तो मेरा आग्रह है कि कम से कम इतनी शर्म करो, अगर आप लोग सत्ता में आ भी गए तो कम से कम संवैधानिक पद का दुरुपयोग तो मत करो। राजा सबके लिए एक समान होता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, या किसी क्षेत्र का विधायक हो या पार्षद हो, तो भेदभाव नहीं किया जाए। और वोट को लेकर के मध्य प्रदेश में आज उन दलित परिवारों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जो दल सत्ता में नहीं आता वो मौन बना बैठ रहता है। अब मैं किसका नाम लूं, दलितों ने किसको वोट की है? जो लोग मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि दलितों की हितैषी कौन सी पार्टी है और किसको वोट उन्होंने की होगी। तो कम से कम वो वहां जाकर के उनकी मदद तो करें। हम जो युवा शक्ति दल के लोग अगर मदद करने का प्रयास करते हैं तो भिन्न भिन्न दाग व लांछन हम पे लगाए जाते हैं। हालांकि हमने वहाँ टीम लगा दी है और प्रशासन को डीएम एसएसपी से बात भी कर ली गई है, वो जांच वहाँ पर चल रही है। इसी के साथ साथ साथियों, मध्य प्रदेश में जो वहाँ की सांसद है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जब वहाँ की सांसद और जनप्रतिनिधि इस बात को कहेंगे तो जनता पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि आज 21वीं सदी में आज भी ये लोग मानसिक, जिनके अंदर मनुस्मृति पाखंडवाद भरा हुआ है, वो लोग आज भी हम लोगों को शूद्र कह करके और ये कहते हैं कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। ये शूद्रों का जो है दिमाग काम नहीं करता। ये प्रज्ञा ठाकुर के बोल हैं, जिसपे एनएसए, राजद्रोह, ऐसी तमाम घटनाओं में जो लिप्त थी उस पर मुकदमे दर्ज हैं जब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोई बीजेपी में आ जाए और चुनाव लड़ ले तो वो गंगा नहा गया, चाहे उस पर कोई भी मुकदमा हो, कुछ भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि जो शूद्र हैं इन्हें तो पता नहीं है, ये तो मानसिक गुलाम है, इस तरीके जो है संवैधानिक शब्द यूज किए गए हैं, इस पे माननीय न्यायालय और एससी आयोग का मुकदमा दर्ज करेगा। देश की गरिमा को समझा जाए। लगातार एक तरफ मेरे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, उसी के साथ साथ एक वर्ग को जो है दलित समाज को बार बार दबाया जा रहा है और घटनाएं कम नहीं हुई हैं। जो मैनिस मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो डिवाइड कर देती है। जब देखती है कि वर्तमान सरकार पे दबाव बन रहा है तो दलितों की घटना दिखा देती है, और जब दलितों की घटनाओं से सरकार पर दबाव तो किसानों की मामले को उठा देती है। जब किसान मेरे भाइयों का पल्ला भारी पड़ता है तो सरकारी खबर चला देती है। ये आज जो चौथा स्तंभ है मीडिया का, वो भी खिलवाड़ कर रहा है। ये तो सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग सोशल मीडिया से अपनी आवाज़ उठाने का काम करते हैं साथियों। तो ये तीसरी घटना भी मध्य प्रदेश से ही है कि एक शादी में अगर कोई बेचारा गरीब, मैं दलित तो नहीं कहूँगा, लेकिन गरीब व्यक्ति अगर खाने को छू ले तो उसको पीट पीट के मार दिया जाता है, क्योंकि वो ऐसे समाज से आता है, वो दलित समाज से है। साथियों, ये घटना मध्य प्रदेश के लगातार तीसरी घटना मध्य प्रदेश की आई है, जिसमें शादी के माहौल से बारात चली जाती है और जो खाना बचता है वह हमारे समाज को, हमारे परिवार के लोगों को सफाई करने के लिए बुलाया जाता है। और सफाई के बाद अगर वो खाने को छू लेते हैं, उन्हें भूख लग जाती है, तो पीट पीट कर मार दिया जाता है कि तुम दलित हो, शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम खाने को नहीं छू सकते। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब धान लगाया जाता है तो किस वर्ग को बुलाया जाता है? क्या उस वर्ग को बुलाया जाता है जो अपने आप को स्वर्ण समझ बैठा है, जो अपने आप को पूरी सृष्टि का मालिक समझ बैठा है कि वहाँ धान लगा? जब वो दलित धान लगा नहीं जाता, जब फसल की कटाई आती है, जब किस वर्ग को बुलाया जाता है? जब वो फसल काटने जाता, जब वो अनाज अछूत नहीं होता। तो ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ये सरकार एक्शन ले, बात करे कि इन पे जो SC/ST के बाद भी, इतना कड़ा कानून होने के बाद भी ये लोग जो है इतना अपराध कर रहे हैं, और कुछ जज जो हैं ऐसे कानून को जो कमज़ोर करने का काम करते हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि इससे भी कड़े कानून हों। जब तक SC/ST एक्ट में फांसी नहीं होगी कुछ लोगों को, ये ऐसी मानसिकता के लोग जो कानून के साथ साथ देश का भी नाम बदनाम कर रहे हैं, वो नहीं सुधरेंगे। तो साथियों, लगातार 3 घटनाएं जो हैं मैंने मध्य प्रदेश की बताई,
जहाँ पर उनके जो सांसद हैं वो शूद्र को गाली देते हैं, जहाँ पर उपचुनाव के बाद सरकार के राज्य मंत्री वोट ना दे पर पीटते हैं, वहीं के कुछ जो अपने आप को बड़ा बताने का प्रयास करते हैं वो दलितों को मारते हैं खाने को लेकर के, क्योंकि उन्होंने खाना छू लिया। तो बड़े पीड़ा की बात है। और ये घटना हिंदी बेल्ट की नहीं है, ये पूरे देश की घटना है साथियों। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में भी आपने देखा होगा कि एक सैलून वाले ने, एक नाई वाले ने, भी बाल काटने वाला होता है, उसने दलित समाज के बाल काट दिए तो उसका हुक्का पानी कर दिया दुकान वाले का, 50,000 का जुर्माना कर दिया, उसको मारा पीटा कि तूने दलितों के बाल क्यों काटे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय, क्या आप नींद में हैं या आप किसी और देश के राष्ट्रपति हैं? क्या आप राष्ट्रपति भवन की चमक चांदनी में ही लगे रहते हैं, देखते रहते हैं? आपको ये नहीं दिखता कि आपके वर्ग, जिस वर्ग से आपको आते हैं, जिसकी दुहाई पूरी बीजेपी सरकार ने दी थी कि हमने एक ऐसी समाज के, एक गरीब किसान मजदूर के लड़कों को राष्ट्रपति बनाया है, हम तो जात पात की बात नहीं करते, आज दिखता नहीं है? पूरे देश में बाल काटने को लेकर, खाने को लेकर के, चुनाव में वोट ना देने को लेकर दलित समाज को बार बार मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कि आखिर कब तक मौन बने रहेंगे? कम से कम इतिहास में ऐसा नाम तो दर्ज ना हो कि 2014 से 19 के बीच में एक राष्ट्रपति बना था, जो भी वर्तमान में चल रहे हैं, कि वो ऐसा राष्ट्रपति था कि कितना भी शोषण उत्पीड़न होता रहा लेकिन वो मौन बना रहा। इससे तो क्या नारायण ठीक थे कि जो अपने राष्ट्रपति पद की गरिमा जानते थे। तो साथियों, ये सब घटनाएं हो रही हैं। अभी आप देखिए, ताजी घटना 2 दिन पहले की है कि हम लोग अभी एक मेरी दादरी से एक बादलपुर गांव लगा हुआ है, जहां से एक लड़की आईएएस थी और हरियाणा में उसका उत्पीड़न हो रहा था। वो मेरे गुर्जर समाज से थी, मेरे अपने समाज से थी। जब उस बहन का उत्पीड़न किया जा रहा था आला अधिकारी द्वारा, तो उसकी आवाज़ पूरे देश ने उठाई, मेरे हर वर्ग ने उठाई, और ख़ास करके ऐसे समाज ने पोस्टर, फ़ोन पे उस बहन की आवाज़ को बुलंद किया, उसे मजबूत किया कि वो हमारे समाज से आती है। तो जब ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती हैं तो हमारा बहुजन समाज एकजुट होकर के, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, यादव हो, कोई भी हो, हम लोग एक साथ खड़े रहते हैं। लेकिन उसी हरियाणा से आज एक जाटव समाज के लड़के ने एक मेरे गुर्जर समाज की लड़की से शादी करके क्या कर ली, तो पूरा आतंक मचा दिया। बीजेपी के नेता जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनका जीना दुश्वार कर दिया है। ये है जाति तोड़ो समाज जोड़ने की बात करने वाले लोग। अरे हमने आपसे बार बार कहा कि अगर मेरा कोई गुर्जर समाज है, चाहे मेरा कोई जाट समाज है, अगर जब तक हम अंतर्जातीय अभियान नहीं करेंगे, हम कैसे इस देश को एक अच्छा देश बना सकते हैं, कैसे हम जातिवाद खत्म कर सकते हैं? तो ये तो हमें करना होगा। और जब 2 बच्चे राजी तो आप लोग कौन होते हो निर्णय लेने वाले? कानून में भी लिखा है। और बात करते हो कि हम लोग जाति में बटे हुए हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो जाति को विशेष रूप से टारगेट करते हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है। मेरे हरियाणा के उन सभी लोगों से गुजारिश है कि इस बात को ज़्यादा चूल ना दिया जाए। चाहे मेरा गुर्जर समाज है, चाहे मेरा जाट समाज है, हम सब एक ही पेड़ के वृक्ष हैं, एक ही पेड़ की टहनी है। हम लोगों को इन जाति से हट करके, अगर कोई बच्चे निर्णय लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, सामाजिक दायरे से अच्छे हैं और कानून याद है, तो उसको आगे बढ़ाया जाए। इनसे जाति में भटक करके आपसी रंजिश ना बनाई जाए। इसी के साथ साथ साथियों, हमारे मित्र हैं सतपाल तंवर, जो हरियाणा में काम कर रहे हैं। बार बार मैं उन्हें समर्थन देता रहता हूँ, मैं उनकी घटनाएं कवर करने जाता हूँ। और मैंने कहा है कि जैसे जैसे बीजेपी सत्ता की तरफ मजबूत होती चली जाएगी, तो पहले दलितों को, फिर मुसलमानों को, अब किसानों को, और अब जो बेचारे अपने सामाजिक संगठन चला रहे हैं, जैसे मेरे सतपाल भाई हैं, अखिल भारतीय भीम सेना चला रहे हैं, वो अपना बहुजन समाज की बातों को मजबूत करते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं, तो उनके पीछे लोग मानने पर लगे हुए हैं। अभी कुछ समय पहले, महीने पहले उनके ऑफिसों पर हमला किया गया। आज फिर अभी 2 दिन पहले मुझे पता लगा कि उनके ऊपर जो हमला किया है गाड़ियों से, तलवार से। पहली बात तो हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हम लोग कानून का पालन करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो उन्हें डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही हमारे संगठनों के, अगर उनकी अखिल भारतीय भीम सेना है, हमारा युवा शक्ति दल है, ये नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे सहयोगियों पर, अगर मेरे भाइयों पर, अगर मेरे जो मेरे सहपाठी हैं, जो हमारे पूरे देश की आवाज़ को उठा रहे हैं, उन पर हमला किया जाएगा,
तो रवि गौतम के साथ साथ युवा संघ के साथ साथ हम साथ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे और उनको कमज़ोर ना समझा जाए। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो साथियों इतिहास गवाह होगा, भीम पूरे गांव को दौड़ाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। सतपाल तंवर हमारे भाई हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अकेला ना समझा जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी के दिमाग में फतूर चल रहा है कि सिर्फ हरियाणा या जो उनका होम टाउन है, गांव है, कि सिर्फ उनका दायरा इतना ही है और उनको हम वहाँ दबा लेंगे। उत्तर प्रदेश से भी आवाज़ उठेगी, हरियाणा से भी उठेगी, दिल्ली से भी उठेगी, पंजाब से उठेगी। अकेला नहीं है सतपाल तंवर, पूरा बहुजन समाज उसके साथ में है। और सरकार अपनी मनमानी जो कर रही है, एक कंगना को तो सुरक्षा दे देती है, लेकिन जो ऐसे लोग समाज के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो सरकार को करना चाहिए था, वो ऐसे लोग कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग कर रहे हैं। और खास करके मैं उस भाई पर लगातार 2 बार हमला हुआ है, तो सरकार सुरक्षा क्यों नहीं देती? तो मेरे सतपाल भाई को अकेला ना समझा जाए। पूरा युवा शक्ति दल सतपाल भाई के साथ खड़ा है, उनके समर्थन देता है कि अगर उनका बाल भी बाका हुआ तो साथियों बहुत बुरी घटना बन जाएगी, जिसके खामियाजा प्रदेश और केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। उसी के साथ साथ साथियों एक लास्ट की घटना है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैलाश मानसरोवर का उद्घाटन करने आए जिला गाजियाबाद में, और उसी ही दिन थाना मुरादनगर के गांव मलिक नगर में एक बहन को रात के 3 बजे तेजाब गिर दिया जाता है। मुख्यमंत्री का दौरा उस जिले में हो और नज़दीकी थाने में ऐसी घटना घटती है, तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के नाम पे सुरक्षित नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, तो गुंडा प्रदेश बन गया है। तो हम कैसे सुरक्षित रखें अपनी बहन बेटियों को? तो उस पीड़ित परिवार से हमारे डॉक्टर साहब प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हुई है, जो वहाँ के हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी बात हुई है। और कल मैं 11:30 बजे वहाँ पहुँच रहा हूँ गांव में। मैं पीड़ित परिवार से मिल के आऊँगा। वो मेरी बहन है, मेरे देश की बेटी है, मेरे समाज की बेटी है, मेरी बहन है वो, कि अगर कानून अपना सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और हमारा जो लीगल पैनल है उस बहन की आवाज़ उठाएगा और आखिरी दम तक हम उस बहन की मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे और मैं अपनी बहन से मिलने जाऊँगा। तो साथियों ये बातें मैंने आपको बताई। लास्ट में एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक किसी उद्योगपति करोड़पति की बहन बेटी साथ गलत हुआ है? क्या किसी नेता के परिवार के साथ गलत हुआ है? क्या कभी कोई उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोग रोड पर आए हैं अपने हक अधिकारों के लिए कि हमारा रेट कम हो गया है, हमें मुनाफा नहीं मिल रहा है और हमारी कंपनी डूब रही है? कभी नहीं आए ये लोग। ये बात बड़ी कड़वी है जो मैंने कहा, क्योंकि ये लोग हमको जाति मजहब में बांट करके सत्ता के द्वारा हमारा लाभ लेने का काम कर रहे हैं। हम छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं और ये लोग लाभ ले जाते हैं। इतिहास उठाकर बताइए कि आज से 70 साल पहले, 65 साल पहले, 50 साल पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने वाला एक व्यक्ति, आज उसका परिवार जो है 15-15 लाख करोड़ का मालिक पूरे विश्व, पूरी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे आता हो। ऐसी कौन सी खेती कर रहे हैं वो लोग? ऐसी कौन सी फसल बो रहे हैं वो लोग? और जो यहाँ पर 125 करोड़ की जनता जो नरेंद्र मोदी दुहाई देते हैं, आज वो पिछले 1 महीने से रोड पर है। आज लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। ऐसा क्या डिफरेंस है? जब तक हम अपने क्षेत्र विधायक सांसद को इस चीज़ का एहसास नहीं कराएंगे कि आप लोग हमारी वोट के बल पे गए हो, अगर आपने हमारी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया तो हम आपका बहिष्कार कर देंगे। इसके साथ साथ मैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ जो दलित समाज से 131 सांसद आते हैं, और उनसे भी कह रहा हूँ जो 272 सांसद मिलकर सरकार बनाने का काम करते हैं और आज किसानों के भाइयों पे मौन बने बैठे हैं। मैं उन विधायकों को भी कह रहा हूँ जो लखनऊ की विधानसभा में, विधान परिषद में बैठ करके मौन बने बैठे हैं, चाहे वो किसी भी दल से हो, कि आज हमारा किसान परेशान है, आज हमारे देश का हर वर्ग परेशान है, आज हमारा एससी वर्ग में जुल्म जाति बढ़ती जा रही है, और उनके द्वारा जो आरक्षण से नियुक्त होकर के जो विधायक एमपी एमएलए जाते हैं वो बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आने वाला है कि आप लोगों का बहिष्कार होगा। ये जो आंदोलन आज अपने हक अधिकार के लिए हो रहे हैं ना, एक दिन आपको जूता मारने के लिए होंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि या तो आप सिमट जाइए, आवाज़ उठाइए अपने क्षेत्र के लोगों की। अगर 131 सांसद मिल करके एससी के उत्पीड़न के लिए आवाज़ उठाएं तो मंजाल है
कि केंद्र या राज्य सरकार अगर उनकी यात्रा आंख उठा कर देख ले या गुंडों को सर दे दे। आज किसान रोड पर है, अगर पूरे देश के सांसद मिल करके आवाज उठा लें, मंजाल है कि देश का प्रधानमंत्री या अडानी अंबानी अगर ऐसे बिलों को पास करने की हिम कर ले, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ युवा शक्ति दल की टीम आप सबसे जय भीम नमो बधाई करती है। और कल मैं थाना मुरादनगर के गांव मलिकपुर में पहुंच रहा हूं पूरी टीम के साथ। उस बहन का हाल जानूंगा, उस बहन से पूछूंगा कि प्रशासन ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और अगर लापरवाही पाई गई तो हम डीएम कप्तान से मिलेंगे और उस बहन की आवाज़ को बुलंद कर काम करेंगे। जय भीम नमो बुद्धाय।